हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। बीएचयू का एडमिशन 2023 पीएचडी के लिए सारी जानकारी के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कल शाम को रिलीज़ किया गया। और इसमें बीएचयू आरईटी के लिए तथा एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को किस तरह से आगे प्रोसेस करना है, एग्जाम कैटेगरी को किस तरह से एप्लीकेशन करना है, सभी की जानकारी डिटेल में दी गई है। और किस तरह से इनके मार्क्स इवेलुएट किए जाएंगे, क्या इसका जो एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, इसमें किसकी एप्लीकेशन फ़ी, इसमें किसके लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ी होगी, सारी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक एक छोटी छोटी जानकारी आपको बताएंगे। ये स्पेशल वीडियो सिर्फ बीएचयू के लिए है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी की बात इसमें हम नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ बीएचयू का पीएचडी एडमिशन का होल प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अब अवेलेबल हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे अपडेट इस तरह से आपको मिलती रहेगी। तो ये है बीएचयू ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बीएचयू पीएचडी 2023-24 का जो ये सेक्शन है, इसमें रिवाइज्ड पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखेगा और इसे आपको ओपन करके अच्छे से रीड करना है। तो इसमें जो खास खास चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो अभी कल रिलीज हुआ है, और इसमें सारे कंटेंट्स अलग अलग से ये इसकी लिस्ट दी गई है। आप यहाँ से देख के डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। इसमें जो सीटों की जानकारी है उसे भी बहुत क्लियर शो किया गया है, तो इसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एडमिशन का जो ये मोड है वो देख लीजिए। तो एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड। पहला मोड जो है उसमें ए कैटेगरी है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्ड कैटेगरी की। ठीक है, इसमें एग्जाम्ड मोड में वो कैंडिडेट्स आते हैं जो कि नेट या जेआरएफ है, यानी कि जो लेक्चरशिप है या फेलोशिप है, दोनों कैंडिडेट्स यूजीसी के, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, डीबीटी का या अदर कोई भी गवर्नमेंट टेस्ट एजेंसी है, नेशनल लेवल टेस्ट है, तो ये लोग एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। और इनकी डिटेल जानकारी सेक्शन जी में दी गई है। तो अब हम सेक्शन जी पर जंप करेंगे, उसे देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सेक्शन जी, डायरेक्ट एडमिशन विदाउट अपीयरिंग इन एनटीए आरईटी या बीएचयू आरईटी, यानी कि ना आपको एनटीए का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत थी और ना बीएचयू आरईटी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है उसको देने की जरूरत है। अंडर आरईटी एग्जाम कैटेगरी दिस इज एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू वेरियस पीएचडी प्रोग्राम। तो अब इसे देखते हैं, इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स आएंगे। तो इसमें सबसे पहले अ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट सच एज नेट, जेआरएफ, लेक्चरशिप जिसे आप विदाउट फेलोशिप भी कर सकते हैं, या गेट कैंडिडेट्स, ये पहले नंबर पर हो गए। दूसरा पॉइंट है इफ एनी कैंडिडेट्स कम अप विद अ नेशनल और इंटरनेशनल रिनॉन्ड पीएचडी स्कॉलरशिप द वैल्यू ऑफ विच इज एट पर और ग्रेटर दैन यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ, तो इसके इक्विवेलेंट या इससे ग्रेटर कोई स्कॉलरशिप है तो ऐसे कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अंडर एग्जाम कैटेगरी, वो भी अंडर सुपर न्यूमरी कोटा के अंतर्गत आएंगे। इसकी सीटें सुपर न्यूमरी कोटा की सीटें अलग से दी गई हैं, अलग से वो शो हुई हैं। तीसरे पॉइंट में अ कैंडिडेट्स हु इज सेलेक्टेड अंडर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम क्यूआईपी, जो एआईसीटी फैकल्टी ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट या यूजीसी के अंतर्गत आता है, ऐसे कैंडिडेट्स। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पे ऑफ फॉरेन नेशनल, कोई भी फॉरेन नेशनल हु इज अ रिसिपिएंट ऑफ फेलोशिप बाय इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, यानी कि आईसीसीआर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट के कैंडिडेट्स हो गए। और यहाँ पर नोट में क्या कहा गया है, फॉलोइंग एडिशनल क्राइटेरिया मस्ट बी नोटेड फॉर अ फॉरेन नेशनल। तो बाकी नीचे का सब फॉरेन नेशनल के लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि जी कैटेगरी में, जो डायरेक्ट एडमिशन यानी कि अंडर एग्जाम कैटेगरी में आएगा, ये इनके लिए है। इतने कैंडिडेट्स एग्जाम कैटेगरी में कैलकुलेट होंगे। तो अब हम फिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। अब इसमें जो बी पॉइंट है, ये तो एग्जाम कैटेगरी का है जिसे हमने सेक्शन जी आपको दिखाया। अब आरईटी कैटेगरी है। तो इन द आरईटी मोड दोज कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन हु हैव क्वालिफाइड द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो आरईटी जो है ये अभी होने वाला है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आरईटी होगा। अब इसे डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो बीएचयू आरईटी का को अंडर कॉलम 4 में डिटेल में दिया गया है। और इसकी जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए डिसिप्लिन्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि एनटीए पीएचडी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसके अंतर्गत मैप नहीं थी, जैसे कि डेयरी इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये सब बीएचयू आरईटी के थ्रू भरी जाएंगी। ये एनटीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी का जो हुआ उसके अंतर्गत मैप नहीं थी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब इसे और भी करके समझ सकते हो। एनटीए रिसर्च पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, द एनटीए हैज़ कंडक्टेड रिसर्च, तो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कॉमन जो हुआ था वो एनटीए ने कंडक्ट किया, हेयर आफ्टर रिफर टू एज एनटीए आरईटी। ये एनटीए आरईटी के इक्विवेलेंट ही एक टेस्ट है जो कि अदर सब्जेक्ट में हुआ, जिसमें कि बीएचयू आरईटी नहीं होगा, इन द डिसिप्लिन एज मेंशन्ड इन अपेंडिक्स 1 बुलेटिन। ठीक है, तो ये भी डिटेल में नीचे दिया गया है। अब इसे सीट वाइज समझेंगे। तो यहाँ पर सीटों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट नेम दिया गया है, फिर यहाँ पर कोर्स कोड दिया गया है, फिर डिसिप्लिन अंडर मेन डिसिप्लिन, और ये इधर एलाइड डिसिप्लिन हैं। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ सीट दी गई हैं, ये फैकल्टी नेम है, और मूड ऑफ एडमिशन। तो इसका मूड ऑफ एडमिशन देखिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यानी कि इसके अंतर्गत 3 डिसिप्लिन पीजी की आएगी जो कि मेन डिसिप्लिन है, और यहाँ पर एलाइड डिसिप्लिन कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप एलाइड डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं तो आप किस मेन डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं वो नीचे आप समझ लेंगे। तो दूसरा जो यहाँ पर है एग्रोनॉमी है, इसमें 10 सीट हैं, ये भी बीएचयू आरईटी के अंतर्गत है।
फिर वाटर मैनेजमेंट है, इसमें भी बीएचयू आरईटी के अंतर्गत है, 2 सीट हैं। और फिर इसमें भी जो है एलाइड डिसिप्लिन नहीं है। फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है, इसमें 6 सीट, ये एनटीईआरईटी के थ्रू होगा, ठीक है। यानी कि जो एनटीए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कराया है, कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ये उसके थ्रू भरा जाएगा, ठीक है। इसमें भी एलाइड डिसिप्लिन नहीं है। अगला यहाँ पर है डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें ये मेन डिसिप्लिन 2 है, बाकी यहाँ पर 2 एलाइड डिसिप्लिन भी है। अगर आप इन एलाइड डिसिप्लिन में पीजी कंप्लीट किए हैं तो आप इस मेन डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। 21 सीट हैं और ये बीएचयू आरईटी के थ्रू भरा जाएगा। जो भी यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन एडमिशन में बीएचयू आरईटी लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए एप्लीकेशन आने वाला है और आपको इसमें आवेदन करना होगा, फिर आरईटी कंडक्ट होगा, फिर आप जाएंगे किसके थ्रू, इंटरव्यू में, इंट्रेंस टेस्ट के बाद, ठीक है। अभी इसमें एग्जाम कैटेगरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और जो भी सीटें टोटल दी गई हैं इसमें 60% सीटें तो एग्जाम कैटेगरी के लिए यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रिजर्व होती हैं। 40% सीटें ये होती है आपका जो है इंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख के चलिएगा। अब हम आपको इसमें जल्दी जल्दी सीटें बताएंगे। तो प्लांट पैथोलॉजी में 32 सीट, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 17 है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 18 सीट, फूड टेक्नोलॉजी में 8 है, एंटोमोलॉजी में 6 है। और इसकी सीटें हमने कल आपको बताया भी था, तो इसे आप थोड़ा खुद ही देख लीजिएगा। फिर फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस है, इसमें भी सीटें अच्छी खासी हैं और आप खुद भी देख लोगे इसे, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट में देखेंगे जैसे बंगाली है, तो बंगाली में यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं, कुल 4 सीटें हैं, बीएचयू आरईटी के थ्रू ये भरी जाएंगी। और इसमें एलाइड डिसिप्लिन ये है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पाली, संस्कृत के जितने भी पीजी होल्डर हैं, पीजी कैंडिडेट्स, वो बंगाली में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश में जो मेन डिसिप्लिन इंग्लिश ही है और ये एनटीए रिसर्च इंट्रेंस यानी कि कॉमन सीईटी, इसे आप एनटीए जो है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट समझें, इसके थ्रू ये भरी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलाइड डिसिप्लिन है वो कुल 5 हैं। इन एलाइड डिसिप्लिन में अगर आप पीजी किए हैं तो आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स में कैलकुलेट होगा, ठीक है। टूरिज्म मैनेजमेंट है, नेपाली, तमिल, रसियन, चाइनीज़ वगैरह वगैरह। फिर मैथमेटिक्स में 12 सीट हैं, ठीक। होम साइंस में यहाँ पर 7 सीट, स्टैटिस्टिक्स में, मराठी में, आप इस तरह से पूरी सीटें देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ की 17 सीट, ह्यूमन राइट ड्यूटीज़ की 7 सीट। ये जो पिछली सीट है इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस हुआ है, नहीं तो वही सीट है और ये 1000 के प्लस सीट है अभी भी, ठीक है। तो सीटों में इसमें बदलाव नहीं ज़्यादा हुआ है और लगता है कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग सीटें देख लीजिएगा। अब उसके बाद इसमें नीचे बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर बताया गया है किसका, कि किस तरह से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, तो उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर सीटें खत्म हो जाती हैं, सीटें खत्म होने के बाद कुछ यहाँ पर नोट में डिटेल्स दी गई हैं, तो अगर आप इसे समझना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। मेन डिसिप्लिन, एलाइड डिसिप्लिन तो आप समझ ही गए क्या है, किस तरह से ये काम करेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आप हर एक फैकल्टी का मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 1 मिनट देख लीजिएगा। जैसे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए आपका एमएससी या एमएससी एजी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। फिर एग्रोनॉमी का क्वालिफिकेशन, इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स का, प्लांट पैथोलॉजी का, फूड टेक्नोलॉजी का, इन सब का यहाँ पर दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसके अंतर्गत आप इसमें अप्लाई करेंगे। क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एटलीस्ट आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, किसमें, आपका जो पीजी है, 50% 55% मार्क्स या एग्रीगेट या इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आपको खुद से डिटेल में पढ़नी होंगी अपने फैकल्टी के लिए, जो आपकी फैकल्टी है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें 5% की छूट मिल जाएगी आपको जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं। और ये किस तरह से मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओबीसी को 2.5% का यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5%, पीडब्ल्यूबीडी को 5%, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट। तो स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। द पीएचडी एडमिशन 2023 विल बी ऑन मेरिट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स स्कोर, ये जो है वो 100 रहेगा। दैट विल कम फ्रॉम 3 कंपोनेंट्स एज नोटेड बिलो। तो 3 कंपोनेंट में पहला एकेडमिक परफॉर्मेंस है जिसका 25 मार्क्स आपको मिलेगा, और किस तरह मिलेगा वो नीचे बताया जा रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है मार्क्स ऑब्टेन कंप्यूटेड इन रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में 50 नंबर आपको मिलेगा और ये 2 पॉइंट हैं। एक है RAT फॉर एग्जाम कैटेगरी, और ये जो RAT है ना एग्जाम कैटेगरी के लिए होगा। इसमें यानी कि जो टेक्स्ट बी अभी प्रेस रिलीज निकली थी जिसमें कि टेक्स्ट बी की बात हुई थी, वो यही है RAT, ये एग्जाम कैटेगरी के लिए टेक्स्ट बी होगा। ये भी 50 नंबर में कैलकुलेट होगा। और दूसरा पॉइंट है जो वो या तो एनटीए का पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या तो बीएचयू RAT, ये दोनों एक दूसरे के कॉमन है, तो इसका भी 50 में ही होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर तीसरा यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो है इंटरव्यू, ये 25 मार्क्स में होंगे। तो अब ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इस तरह कैलकुलेट होगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस का टोटल मार्क्स 25 है, क्लास 10th का, फिर 12th का, यूजी में, पीजी में, एक्सटर्नल फेलोशिप या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो, नेट क्वालिफाइड हैं तो इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे अगर आप फर्स्ट डिवीजन है क्लास
10th में तो आपको 5 नंबर मिला, सेकंड डिवीजन है तो 3 नंबर, थर्ड डिवीजन है तो 1 नंबर मिलेगा, बाकी अदर्स को कुछ नहीं मिलेगा। मिनिमम मैक्स यहाँ पर मैक्सिमम 5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर 12th में 5 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यूजी में अगर आप थर्ड डिवीजन है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बाकी सेम प्रोसीजर, 5 से ज़्यादा इसमें भी नहीं मिलेगा। पीजी में भी यहाँ पर अगर थर्ड डिवीजन है अगर आप पीजी में, तो इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है? तो ये भी 5 है, ठीक? मैक्सिमम 5 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। फिर एक्सटर्नल फेलोशिप वाले हैं या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, या आपको कोई मान लीजिए आपको जेआरएफ नहीं पीएमआरएफ फेलोशिप है, तो आपको यहाँ पर जो है 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? और मैक्सिमम 5 ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार से अदर 3 या 2 नंबर नहीं है, 5 आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए नेट क्वालिफाई यानी कि फेलोशिप नहीं है, ओनली लेक्चरशिप है, तो आपको यहाँ पर 2.5 नंबर मिलेगा, ठीक है? यानी कि जेआरएफ वालों को 5 और इनको 2.5 नंबर, और इसमें मैक्सिमम 2.5 नंबर ही मिलेगा। तो ये तो हो गया 25 मार्क्स आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का, इस तरह से आपको ये मिलेगा। तो अगर आप एग्जाम कैटेगरी में हैं, एग्जाम कैटेगरी में अगर आपने एप्लीकेशन किया तो आपको जेआरएफ का 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है? और नेट है तो आपको 2.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यही आपको बेनिफिट मिल जाएगी जो नेट और जेआरएफ वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा एंट्रेंस टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट है। तो एंट्रेंस टेस्ट वाले में सबसे पहले बीएचयू एग्जाम कैटेगरी का, तो जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं उन्हें आरएटी देना है, जो कि टेक्स्ट बी है। इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा, ठीक है? इसमें कौन-कौन टेक्स्ट में अपीयर होगा, तो इसमें एग्जाम कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो कि क्लॉज जी में बताया गया, सब इसमें अपीयर होंगे, ठीक है? यानी कि नेट, जेआरएफ, फेलोशिप, अदर कोई फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप, सारे कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो ये टेक्स्ट होगा, वो किस तरह से होगा? इसका प्रोसीजर ये होगा कि यूनिवर्सिटी एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लेगी 50 मार्क्स का। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर होगी, इसका प्रेस रिलीज अभी कुछ दिन पहले निकला था। रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है? एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये एबिलिटी टेस्ट है। दिस विल रिक्वायर कैंडिडेट टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक, यानी कि जो आप टॉपिक डिसाइड करेंगे, आप अपने टॉपिक पे लिखेंगे, ठीक है? रिलेटेड टू द thrust area of concerned department where admission is sought. The total marks distributed in the five domain with each having 10 marks, ठीक है? यहाँ पर 5 डोमेन रहेगा। पहला इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर गैप एम्स, ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एंड चौथा मेथोलॉजी एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, पांचवा एथिकल कंसिडरेशन, इम्प्लीकेशंस, जस्टिफिकेशन, रिलेवेंस ऑफ द स्टडी। यानी कि जो आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, वो आपका रिसर्च प्रपोजल ये 5 हेडिंग पे होता है। तो ये पाँचों हेडिंग के 10-10 मार्क्स होंगे, ठीक है? तो 10-10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 50 मार्क्स होते हैं। अब इसे आप जो रिसर्च प्रपोजल अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो पूरा फोकस आप इसी पे कीजिए। शोध गंगोत्री से बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल वहाँ पर अपलोड हैं। आप अपना सब्जेक्ट या विषय से सर्च करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिसर्च प्रपोजल देखने को मिलेगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए और उसी तरह से अपना रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए। और बनाने के बाद आप उसे अच्छे से रीड भी कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर लिखना है। आपको यहाँ तक कि रिव्यू भी लिखना है। फिर यहाँ पर जो रिलेवेंस स्टडीज़ है, जस्टिफिकेशंस हैं, ये सारे सोर्सेस ऑफ डाटा तक लिखना है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। ये 50 मार्क्स बहुत अधिक है, ठीक है? फिर यहाँ पर जो एग्जाम कैटेगरी के बाद दूसरा यहाँ पर है आरईटी। तो आरईटी में एनटीए आरईटी है, एप्लीकेंट्स ऑफ बीएचयू आरईटी कैटेगरी हुज डिसिप्लिन्स आर मैप्ड विद एनटीए एज पर अपेंडिक्स 1। यानी कि जो एनटीए आरईटी है, ये आपका जो एग्ज़ाम एनटीए ने पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू लिया है, ठीक है? ये तो आपको पता ही है कि ये कंडक्ट हो चुका है और इसका जो है स्कोर भी आपको मिल चुका है, ठीक है? और इस आरईटी में दूसरा जो है वो है बीएचयू आरईटी, जिसका एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी अब निकालने वाली है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। यहाँ पर जो बीएचयू आरईटी लेगा उसमें 100 एमसीक्यू होंगे, ईच क्वेश्चन यानी कि सभी क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होंगे, ठीक है? और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी से आएगा, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। फंडामेंटल रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन रिसर्च, डिजाइन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डाटा वगैरह वगैरह, ठीक है? और रिमेनिंग 50% आपका जो एमसीक्यू होगा वो आपके सब्जेक्ट चूजन, जो आपका सब्जेक्ट जो है उसी से रहेगा, ठीक है? तो कुल 50 एमसीक्यू रिसर्च मेथोलॉजी के, 50 एमसीक्यू सब्जेक्ट के। और हमारे पास पीवाईक्यू इसी फॉर्मेट में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट जो पीवाईक्यू है उसका एनटीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शायद एग्जाम हो चुका है, और जो बीएचयू आरईटी के लिए अवेलेबल है सब्जेक्ट, उसका तो शायद हमारे पास पीवाईक्यू नहीं है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इस तरह से ये डिटेल्स हो गया बीएचयू आरईटी का और एग्जाम का तथा एनटीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। तो आप इसको समझ गए होंगे। जो बीएचयू आरईटी का टेक्स्ट सेंटर होगा जो आप कंडक्ट कराएगा, तो बीएचयू आरईटी फॉर डिसिप्लिन्स विल बी हेल्ड इन सेंटर्स एट वाराणसी, ठीक है? वाराणसी होगा, न्यू दिल्ली होगा, मुंबई होगा, कोलकाता होगा एंड चेन्नई, ठीक है? ये इसके सेंटर्स होंगे। शैल आल्सो बी टेस्ट सेंटर प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ एग्जामिनिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेंटर्स। अगर कम कैंडिडेट्स रहेंगे तो वो सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ज़्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे तो सेंटर बनेगा। ये जो बीएचयू आरईटी है और रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो टेक्स्ट बी है और बीएचयू आरईटी है, दोनों आपका जो है
ये हेल्ड होगा टेंटिवली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आपके ये एग्ज़ाम कब होंगे? ये दिसंबर में होंगे, ये नेक्स्ट मंथ में ही होगा एग्ज़ाम, ठीक है? और ये संभावित डेट है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जा सकता है, लेकिन इतना लेट होगा नहीं। आपका ये दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा, बीएचयू आरईटी भी और रिसर्च एबिलिटी यानी कि टेस्ट बी भी। और दोनों टेस्ट आपका पेन पेपर मोड में होगा, ठीक है? सारी जानकारी दी गई है, आप इसे बार-बार फिर पूछिएगा मत, एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है इंटरव्यू का, ठीक है? अब इंटरव्यू के बारे में डिटेल्स जो दी गई उसे देखते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, अब जो बीएचयू आरईटी क्वालीफाई करने का भी 50 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, तो आरईटी एग्जाम आप क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? यहाँ पर फिर इंटरव्यू, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट या रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन एन इंटरव्यू इन द डिपार्टमेंट सेंटर कंसर्न डिसिप्लिन। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंटरव्यू विल बी 25। और यहाँ पर कॉलिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे आप बुलाए जाएंगे? तो एप्लीकेंट कैटेगरी, ये प्रोसीजर फॉर कॉलिंग इन इंटरव्यू ये देखते हैं। एग्जाम कैटेगरी को कैसे बुलाया जाएगा? तो द जो कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 40%, ठीक है, 40% आप अगर सिक्योर करते हैं तो आप इसमें बी एच यू आर टी एग्जाम कैटेगरी के थ्रू बुलाए जाएंगे, ठीक है? और अगर आप SC ST OBC PWD के कैंडिडेट्स हैं तो आपको कम से कम 35% मार्क्स स्कोर करना होगा, तब आप इंटरव्यू में बुलाए जा सकते हैं। इन BHU रिसर्च एबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है? तो जो ये BHU रिसर्च एबिलिटी एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको 40% मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स को लाना होगा, रिजर्व कैटेगरी वालों को 35% लाना होगा, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। समझ गए आप? अब यहाँ पर एग्जाम जो होगा उसका मोड देख लीजिए। तो सबसे पहले तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो एनटीए का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है, आरईटी, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसका जो स्कोर रिलीज़ हुआ है वही मेरिट रैंक है आपका। और इस मेरिट रैंक के अनुसार मान लीजिए अगर 5 सीट है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 5 सीट हैं, तो 5 सीट पर जो पहली सीट है उस पर 10 कैंडिडेट्स को पर्टिकुलर कैटेगरी यानी कि जनरल OBC SC ST WS एंड PWD के 10 कैंडिडेट्स को पहली सीट पर बुलाया जाएगा। कितने कैंडिडेट्स को? 10 कैंडिडेट्स को। और फिर जो बाकी की 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों पर 5 एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा सक्सेसिव सीट पे, यानी कि जो बाकी की 4 सीट हैं उन पर 5-5 एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि 15-15 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से कॉलिंग होगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, ठीक है? और जैसे कि इसका तो हमने आपको बता ही दिया, BHU RET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का। तो एग्जाम कैटेगरी का मतलब है कि जो टेक्स्ट बी आप देंगे, ठीक है, ये जो टेक्स्ट बी आप देंगे उसमें 40% मार्क्स स्कोर करें और रिजर्व कैटेगरी 35% मार्क्स स्कोर करें, तब आप जाएंगे इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। और ये हो गया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। और BHU RET का भी सेम ही है, क्योंकि 400 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट एनटीए भी ले चुका है और 400 मार्क्स का BHU RET भी होता है। तो इसमें भी अगर आप जैसे 5 सीट है, इसकी बात हम कर रहे हैं, अगर BHU RET में इसमें भी अगर 5 सीट हैं तो पहली सीट पर 10 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, 10 कैंडिडेट्स, एंड बाकी की जो 4 सीट हैं उस पर 5 एडिशनल कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से 15-15 सीटें, इस पर 15-15 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और इस पर 10, ठीक है? तो इस तरह से हुआ। और फिर बाद में मेरिट कैसे प्रिपरेशन होगी मेरिट्स की, तो उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर जो मेरिट प्रिपेयर की जाएगी वो टोटल 100 मार्क्स में मेरिट प्रिपेयर होगी। ये जो टोटल PhD एडमिशन टेस्ट का मार्क्स होगा वो 100 होगा, ठीक है? 100 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी। इसमें इंटरव्यू के मार्क्स और बाकी जो NTA RET इन सब का मार्क्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस मार्क्स, सबको यहीं में जोड़ा जाएगा। और ये कैसे प्रिपेयर होगी, तो इसका जो डिटेल है वो दिया जा रहा है नीचे, ठीक है? तो इसे हम आपको दिखाते हैं। ये जो नीचे टेबल 7 है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कैसे आपको मार्क्स दिए जाएँगे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, जिसमें कि एग्ज़ाम कैटेगरी है और फिर एग्ज़ाम वाले हैं, ठीक है? और इसके एकेडमिक परफॉर्मेंस का 25 मार्क्स, बाकी अगर आप RET दे रहे हैं या BHU RET दे रहे हैं, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं या BHU RET है, या आप मान लीजिए एग्ज़ाम कैटेगरी है, तो इसका 50 मार्क्स, ठीक है? और इंटरव्यू का 25 मार्क्स। अब ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तीनों को जोड़ के एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के आपका टोटल 100 में से जितना आप स्कोर करेंगे, फिर आप फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है? और कितना स्कोर करेंगे तो उसके लिए भी नीचे बताया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर अब एग्जाम कैटेगरी की अगर बात करें तो एकेडमिक परफॉर्मेंस का 25 में से आपको कितना मिलना है, कैसे मिलना है, वो हमने बता दिया, 25 है टोटल। फिर वाई में आप जो टेक्स्ट बी देंगे, वो टेक्स्ट बी, इनका जो टेक्स्ट बी होगा वो 50 मार्क्स का टेक्स्ट बी होगा, और उसी में से जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो मार्क्स वाई हो जाएगा। फिर इंटरव्यू में 25 जो रहेगा इसका, तो टोटल मिला के आपका यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। अब यहाँ पर एग्जाम की बात करें अगर, तो एग्जाम कैटेगरी में पहले तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि PhD का जो NTA एग्जाम लिया है वो, तो इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस का मिला आपको। फिर वाई में अगर हम देखें तो NTA RET का जो एग्जाम है उसमें टोटल मार्क्स 400 होते हैं, ठीक है? और अब अगर इसका मार्क्स 8 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और इसी तरह BHU RET का भी ये इसी के बराबर करेंगे। ये दोनों को एक बराबर लाने के लिए ये 8 से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो जो BHU RET का है वो भी तो 400 में हो रहा है,
क्योंकि 100 एमसीक्यू इसमें आएंगे 4-4 मार्क्स के, और इसमें भी जो 100 आए हैं वो भी 4-4 मार्क्स के हैं, तो दोनों बराबर हो गए। 400 इसका पूर्णांक है, 400 इसका पूर्णांक है। अब इसमें से आप जो स्कोर करोगे, मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट में 200 मार्क्स स्कोर किया, ठीक है। अब 200 को 8 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, 25, ठीक है। तो आपने 25 स्कोर किया। अब मान लीजिए इसमें बीएचयू आरईटी वाला को भी कोई भी है, वो भी 200 स्कोर किया है, तो उसे भी नॉर्मलाइज करेंगे 8 से, वो भी 25 पे आ जाएगा। तो मतलब मान लीजिए आप कोई भी मार्क स्कोर करते हैं इन 400 में से, तो आपका वो मार्क्स जो होगा उसे 8 से डिवाइड कर देंगे, फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा और वही आपको दिया जाएगा। फिर ये वाई आपका आ जाएगा, ये वाई है, और फिर प्लस जेड करेंगे तो आपका ये प्लस जेड होके ये टोटल मार्क्स बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों, ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये आपके कैलकुलेट होंगे, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट हैं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिर फाइनल स्कोर 100 में से बनेगा, ठीक है। तो आपको फिर जो नंबर मिलेंगे उससे आपको यहाँ पर आगे एडमिशन मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पर सभी को। जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं वो भी अप्लाई करेंगे, जो एनटीए का कॉमन एग्जाम दे के आ रहे हैं वो भी करेंगे, और बीएचयू आरईटी वाले तो करेंगे ही, ठीक है। और अगर हम बात करें इस बीएचयू आरईटी का एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, तो ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में फाइनल एग्जाम लेना है इनको, तो ये 15 दिन 20 दिन का समय देंगे आपको एप्लीकेशन करने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तो इन्हें देना ही पड़ेगा। तो 15 दिन देने का मतलब है कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन रिलीज कर सकते हैं, यानी कि अगले 1 वीक में आपका एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक है। 1 वीक या फिर आप 10 दिन भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा लेट तो नहीं होना चाहिए अगर इन्हें दिसंबर में एग्जाम लेना है तो, जैसा कि लिखा गया है, ठीक। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी सबकी, तो वो देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप बीएचयू आरईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपको बीएचयू का आरईटी एग्जाम देना है, तो आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के हैं तो 600 लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं तो 300 लगेगा। अब मान लीजिए आपको ये एग्जाम नहीं देना है और आप हैं आरईटी एग्जाम कैटेगरी के, एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं, तो इनमें दोनों में से अगर कोई भी हैं, तो मान लीजिए आप एनटीए का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है वो देकर आ रहे हैं, या आप एग्जाम कैटेगरी से हैं, आप कोई एग्जाम नहीं दे के आ रहे हैं, आप हैं नेट जेआरएफ वाले, ठीक है, या कोई फेलोशिप वाले हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पर आएंगे। तो ये इनके लिए जो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले हैं वो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देंगे, एससी एसटी वाले पीडब्ल्यूडी वाले 100, ठीक। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन फ़ीस होगी, और इसी तरह से आप इसे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको पूरा डिटेल समझाया, एक एक पॉइंट, और वो भी आपको एक सीरीज से बताया है कि जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट लिखा गया है, काउंसलिंग प्रोसीजर, ठीक है, कैसे काउंसलिंग होगी। तो द यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट जो है वो bhuonline.in है, विल प्रोवाइड डिटेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन डेट एंड डेडलाइन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच इज गोइंग टू बी लाइव शॉर्टली, यानी कि बहुत जल्दी ये एप्लीकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लाइव होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जाए कि काउंसलिंग प्रोसीजर ऑन द काउंसलिंग डेट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, पेमेंट ऑफ फीस एंड अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर, तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं कि आपके अटेंडेंस पे डिपेंड करेगा। एकेडमिक, पहली बात तो आपका अटेंडेंस, यानी कि आप इन एग्जाम्स में अटेंडेंस आपकी रहती है या नहीं। फिर वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं कि गलत हैं, कोई त्रुटि तो नहीं है, और इनकी डेट्स जो है वो बची हुई हैं कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है। फिर इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा, यानी कि कंडक्शन ऑफ इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स, अब इंटरव्यू में कैसे आपका परफॉर्मेंस है, आप किस तरह से वहाँ पर अपना स्कोर करते हैं, आपका वहाँ पर क्या पर्सपेक्टिव है वो देखा जाएगा, सारी चीज़ें ये डिपेंड करेंगी, ठीक है। और जो यहाँ पर रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो सभी के नेम के साथ में वैकेंसीज जो रहेंगी उसकी लिस्ट आ जाएंगी फाइनल मेरिट के साथ, और फिर आपको उसमें एडमिशन लेना है। और फिर उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स जो है उनको वेट लिस्ट में रखा जाएगा, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा मेरिट्स के ऑर्डर में, ठीक है। और जब मान लीजिए किसी कारणवश सीटें यदि रिमेन रहें या वैकेंट रहेंगी, बची रहेंगी, तो ये वेट लिस्ट वेटिंग लिस्ट वालों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और फिर एडमिशन होगी तो आपको फीस जमा करना है, और उसी समय आपके सुपरवाइजर की अलॉटमेंट हो जाएगी आपको, फिर आप फीस सबमिट करेंगे और बाकी आपका एडमिशन फिर कंफर्म माना जाएगा। तो ये थी डिटेल्स, हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो आपने पूरी अच्छी तरीके से देखी है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आप इसे जो कैंडिडेट्स नहीं समझ पाए हैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें, उनको सेंड करें, उन्हें रिकमेंड करें कि ये पूरा देख लें, ठीक है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है, बचना तो नहीं चाहिए क्योंकि पूरी डिटेल्स आपको इसमें बताई गई हैं, इसमें बीएचयू एडमिशन 2023 की सारी डिटेल्स, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर कुछ बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी 4000 सीटों की, 4000 सीटों के चारों यूनिवर्सिटी की जो डिटेल सीट थी उसकी वीडियो, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सीटें बताई गई हैं, सुपर न्यूमरी कोटा तक की भी सीटें बताई गई हैं चारों यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो वो हमने कल अपलोड किया था, वो भी मेरे चैनल पर होगा, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, और थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, मेहनत ज़्यादा हो गई है, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।